अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। आज बात करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की किताब पे, मशहूर ज़माना नावल पे। गार्शिया मार्केस का नावल है तन्हाई की 100 साल, 100 Years of Solitude। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नावल है, बहुत अच्छा नावल है, बहुत ज़्यादा शोहरत हुई और हाल ही में नेटफ्लिक्स पे पूरी सीरीज़ जो है इसकी 8 एपिसोड्स अभी आई हैं। अभी 8 एपिसोड्स आनी हैं तो बहुत अच्छी तरीके से इसको फिल्माया भी गया। इसकी शोहरत के कई हवाले भी हैं, लेकिन अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है। एक और मामला ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि ये नावल पढ़ना मुश्किल है और इस नावल को पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर इस नावल के अंदर उलझाव है कारी के लिए, यानी वो कुछ उलझ जाता है, कुछ ऐसे मामलात हैं कि वो आगे बढ़ नहीं पाता। नामों के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि इस नावल का हिस्सा हैं और हर बड़े नावल का हिस्सा है। हर बड़ा नावल ना सिर्फ लिखना मुश्किल होता है बल्कि उसके कारी के लिए भी बहुत सा इम्तिहान होता है, यानी कारी जो है वो भी उसके लिए भी इतना आसान नहीं होता कोई भी बड़ा नावल पढ़ना। तो गार्शिया मार्केस का ये जो नावल है ये यकीनन कारी के लिए भी एक इम्तिहान होता है, लेकिन वो इम्तिहान क्यों है और इस नावल को किस तरह पढ़ा जाए, कौन से तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए जिससे ये नावल पढ़ने में आसानी होती है। नंबर 1, तमाम उलझाव क्यों पैदा होता है, वो क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए कि जिससे ये नावल जो है वो सहूलत से पढ़ा जा सके। तो इसमें एक प्रॉब्लम जो है वो ये है कि ये 7 नस्लों की कहानी है। अब वो जो 7 नस्लों की कहानी है उसमें नाम बहुत ज़्यादा रिपीट है। मतलब बोइंदा फैमिली जो है उसके अंदर जो मुख्तलिफ नाम है, जिस तरह जोज़े अर्कीदो है तो वो एक नाम है, उसके बाद वही बेटे का नाम है, वही पोते का नाम है। अब आपको ये समझ नहीं आती कि ये किस वाले जोज़े की बात हो रही है, ये किस वाले जोज़े अर्कीदो की बात हो रही है, बोइंदा फैमिली में ये किसकी बात हो रही है। यानी एक ही नाम है और उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, तो ये एक उलझाव है। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप इस नावल के शुरू में जो उर्दू तर्जुमा भी है उसके भी शुरू में इसका जो शजरा नस्ब है, इस फैमिली के अंदर जो किरदार हैं 7 जनरेशन 7 नस्लें, वो एक शजरा नस्ब दिया गया। उसको बहुत बगौर देख लें और वहाँ पे अपने ज़हन में इस बोइंदा फैमिली का पूरा एक नक्शा जो है वो बिठा दें। मसला ये है कि राइटर ऐसे क्यों करता है। इसमें एक मैजिकल रियलिज़म है। राइटर ऐसे क्यों करता है, आप यूँ समझिए कि राइटर एक पैगाम देना चाहता है। अगेन वो पूरा जब तक आप नावल नहीं पढ़ते तो आपको ये आइडिया नहीं होता, बट ये इसमें राइटर एक पूरा पैगाम देना चाहता है कि चीज़ें जो हैं 7 नस्लों तक, यानी हम चीज़ों को रिपीट करते हैं, नस्लें अपने आप को रिपीट करती हैं, कुछ भी बदलता नहीं है। और ये एक पैगाम देने के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ जो नाम है, यहाँ तक कि नाम भी बार बार रिपीट हो रहे हैं और ये एक मैसेज है। इस तरह मैजिकल रियलिज़म है तो आपको ऐसे लगता है जैसे ये बीच में कोई भूत प्रीत और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। ये बुनियादी तौर पे सिंबल्स हैं, अलामतें हैं पास्ट की, कि पास्ट कैसे हॉन्ट करता है, पास्ट कैसे तारीख जो माजी के वाक़यात हैं वो कैसे वापस आते हैं, वो कैसे इंसान की नफ्सियात पर असरअंदाज होते हैं। इसी तरह इसमें एक आता है इंसोम्निया प्लेग, जिसमें कि एक टाउन है जिसमें नींद उड़ जाती है लोगों की। अब जब वो नींद उड़ जाती है, यानी नींद आ ही नहीं रही और पूरे टाउन में ऐसा हो जाता है, तो उसमें ये होता है कि थकावट नहीं होती, जिसकी वजह से लोग खुश होते हैं कि ठीक है, अगर नींद नहीं भी आ रही तो कौन सी कोई थकावट हो रही है, तो हम ज़्यादा काम करेंगे, हम ज़्यादा बातें करेंगे। तो वहाँ तक तो खुश होते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद उनको मालूम होता है कि ये जो यादाश्त जा रही है हमारी, और फिर वो इस हद तक मुतासिर होना शुरू हो जाती है कि वो अशिया और वो जो रोज़मर्रा की अशिया है, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वो भूलना शुरू हो जाते हैं। फिर उनके ऊपर वो लिखते हैं कि ये मेज़ है, ये दरख्त है, ये गाय है, ये दूध देती है, ये वो चीज़ें लिख लेते हैं। लेकिन कुछ अरसे के बाद यादाश्त इस हद तक मुतासिर हो जाती है कि ये मेज़ है, लेकिन ये मेज़ क्या होता है वो ये चीज़ भी भूल जाती है, यानी लफ्ज़ का मफ़हूम भी गायब हो जाता है। तो उसके बाद अब ये बज़ाहिरन तो बड़ी एक मैजिकल और इस तरह की स्टोरी लग रही है, लेकिन राइटर बुनियादी तौर पे चाहता है कि 100 या 150 सफ़ों के बाद जब लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स की आपस में जंग हो रही होती है, और कोई शुरू में लिबरल्स की जो जंग है वो बड़ी नज़रियाती सतहों पे होती है, नज़रियाती बुनियादों पे होती है, लेकिन बाद में कोई ऐसी नज़रियाती बुनियादी भी नहीं रहती, टोटल पावर गेम होती है। और पावर गेम में मोरालिटी और तमाम चीज़ें जो हैं इस बुरी तरह मुतासिर होती हैं कि और लफ्ज़ों की जुगाली इतनी ज़्यादा की जाती है कि लफ्ज़ अपना मफ़हूम खो बैठते हैं। और यहाँ पे वो करैक्टर जिसने इंसोम्निया प्लेग को देखा था, वो यहाँ पे आके कहती है कि मुझे तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे जिस तरह इंसोम्निया प्लेग जब आया था तो उस वक्त हम लफ्ज़ का मफ़हूम खो बैठे थे। आज मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ऐसी लग रहा है जैसे लफ्ज़ इसी तरह अपना मफ़हूम
لفظ اسی طرح اپنی حرمت کھو بیٹھا ہے. اب صرف اس پیغام کو پہنچانے کے لیے گارشیا مارکیز نے پہلے پورا ایک میجیکل وہ پورا ایک سیٹ اپ آپ کو دیا تاکہ آپ بہت اچھی طرح سمجھ جائیں کہ لفظ جب اپنا مفہوم کھوتا ہے, لفظ کی جب حرمت مجروح ہوتی ہے تو کس طرح کے نتائج برآمد ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ میجیکل ریئلزم اس میں ہے اور اس طرح کی تمام چیزیں ہیں جو کہ تھوڑی دقت ہوتی ہے ضرور پڑھنے میں. ایک گیت کار ہے بہت مزے سے, وہ مختلف علاقوں میں گھومتا پھرتا ہے, وہ اپنے گیت گاتا ہے اور وہ جو گیت ہیں وہ آپ پیسے دے کے اپنا گیت جو ہے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. اور آپ کیوں ایڈ کریں گے؟ تاکہ کسی اور بستی تک آپ کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ پیغام تاکہ وہ پہنچ جائے, کیونکہ وہ مختلف بستیوں میں گاتا پھرتا ہے, ایک سال میں کسی ایک بستی میں جاتا ہے اور ہر جگہ پہ جس نے جو خبر دینی ہوتی ہے وہ گیت کی شکل میں اس میں ایڈ کر لیتا ہے. اس طرح کی بہت ہی خوبصورت چیزیں ہیں 100 Years of Solitude میں, ضرور پڑھیے گا. اور اگین شجرہ نسب جو ہے وہ شروع میں دیکھ لیجئے گا, اس کو ذہن میں بٹھا دیں, اور پھر جو دقت تو ہے اس ناول کو پڑھنے میں, لیکن ہر بڑے ناول کی طرح جب یہ ناول آپ پڑھ چکیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ کو کم از کم 5 7 8 9 ایسے بڑے آئیڈیاز مل گئے ہیں جو آپ کی اپنی زندگی پہ براہ راست اثر انداز ہو سکتے ہیں, اور آپ کا معیار زندگی یقیناً بہتر ہو سکتا ہے اگر یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو آئیڈیاز ہیں, ان کو آپ امپلیمنٹ کریں. دیکھتے رہیے ایکسپریسو کتاب.